हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग। तो आपका चैनल है तो आप क्या काम करना है समझ ही गए होंगे। पिछले क्लास में भी बताया गया था। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबसे पहला काम तो सब्सक्राइब करें, उसके बाद शेयर करें और फिर वीडियो देखते देखते बीच में लाइक कर दें। तो अगली हेडिंग हमें पढ़ना है कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, लिखने के लिए कहीं नहीं आएगा, न तो एग्जाम में न तो कहीं भी नोट्स में भी नहीं। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10 में फिर या कक्षा 11 में लाइट आएगा, उसमें भी बात करेंगे। वहाँ पर भी इसका बहुत उपयोग रहेगा कि कैसे साइन कन्वेक्शन लिया जाएगा और उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे। तो प्रश्नों को, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए चिन्ह परिपाटी का जानना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे दोनों दर्पणों के लिए। तो अगर सब उत्तल और अवतल दोनों दर्पण ले तो ये गोलीय कोष का कटा हुआ भाग ले लिया गया। अब ये कोई दर्पण है नहीं, कलई करेंगे और ये दर्पण स्पष्ट हो जाएगा। अगर इसके उभरे हुए भाग पर कलई करते हैं तो इसका परावर्तक तल दबा हुआ रहेगा। अब इसे कहेंगे अवतल दर्पण। ये बन गया अवतल दर्पण। ये मध्य भाग इसका हो गया ध्रुव और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। इतनी बात पिछले लेक्चर्स में आप समझ गए। इस वाले दर्पण के लिए अगर बात करें तो इसके अगर दबे हुए भाग पर कलई कर दें तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। लिख भी दे रहे हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का ये हो गया ध्रुव और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। अब 5 पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन 5 पॉइंट्स को अगर आप मेनली 5 क्या 4 ही पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और उन्हें कई पॉइंट में भी लिख सकते हैं आगे बढ़ा के, लेकिन 4 बातें मुख्यतः हैं। तो अगर इन चारों बातों को आप याद कर लेते हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली बात करने से पहले हम लोग ये जो बना हुआ है दर्पण और ये इसका ध्रुव, इसे अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति की तरह अगर निरूपित करें तो इस प्रकार से बनाया जा सकता है। जहां पर ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष, और इसके लंबवत ये ऊपर की ओर वाई एक्सिस, वाई अक्ष। ये हो गया इसका ओरिजिन, मूल बिंदु, 0 0 जो कहा जाता है। तो अब अगर इसके बारे में आप जानते हो तो ये हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु के इधर जो एक्स एक्सिस होता है इसे कहा जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस या धनात्मक एक्स अक्ष। ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर की बात करें तो ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर मूल बिंदु से दाईं ओर बढ़ते हैं एक्स अक्ष पर तो उधर धनात्मक होता है, और इस मूल बिंदु से इसी एक्स अक्ष पर अगर बाईं ओर बढ़ते हैं तो वो ऋणात्मक लिया जाता है। ऊपर की ओर इसके लंबवत ऊपर की ओर चलते हैं तो वाई अक्ष का ऊपर जो भाग जाएगा उसे ऋणात्मक धनात्मक लिया जाएगा, और जो नीचे की ओर भाग रहेगा उसे ऋणात्मक लिया जाएगा। एक बार फिर देखें तो इधर एक्स अक्ष पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर वाई अक्ष पॉजिटिव और इधर नीचे की ओर निगेटिव। तो इसके भी ध्रुव को मूल बिंदु कहेंगे। अब पहली बात करते हैं। पहली बात, जब भी वस्तु को रखेंगे दर्पण के सामने हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखेंगे। दर्पण इस प्रकार से जिसका परावर्तक तल रहेगा उसके बाएं तरफ रखेंगे, चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो। अवतल दर्पण में भी बाएं रखेंगे और उत्तल दर्पण भी रहेगा तो बाएं ही रखेंगे। पहला पॉइंट हो गया। अगर 5 पॉइंट करना हो तो दूसरे पॉइंट में ये लिखेंगे कि जो किरणें हैं ये जाकर इस पर टकराएंगी। मतलब किधर से किधर जाएंगी किरणें जो है बाएं से दाएं की ओर जाकर परावर्तित पृष्ठ पर आपतित होंगी। कहां से? वस्तु से। या सब मिला के इकाई में कह दें तो वस्तु हमेशा दर्पण के बाएं तरफ रखेंगे और इस पर से जो किरणें हैं वो किधर जाएंगी, जाकर दर्पण के परावर्तक तल पर टकराएंगी और उसके बाद प्रतिबिंब बनने की स्थितियां होंगी। तो ये पहली बात हो गई। अब उसके बाद अब इसे अगर मूल बिंदु मान लिया गया, इसके ध्रुव को मूल बिंदु मान लिया गया, तो यही इसे निर्देशांक ज्यामिति की तरह समझें। तो इधर एक्स एक्सिस का धनात्मक अक्ष, मतलब इसके इधर की चीजें को लिखेंगे धनात्मक, इधर की चीजें लिखी जाएंगी धनात्मक, और इसके बाएं मतलब इस ध्रुव के बाएं की चीजों को लिखा जाएगा ऋणात्मक।
इससे इधर मतलब इस ध्रुव के बाएं की चीजों को लिखा जाएगा ऋणात्मक, इसी तर्ज पर। अगर इससे ऊपर मतलब इस मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की चीजों को अगर लेते हैं तो उसे लेंगे धनात्मक, और अगर इस मुख्य अक्ष से नीचे की चीजों को लेते हैं तो उसे लेंगे ऋणात्मक। अब हम बात करते हैं इसके विभिन्न बिंदुओं की। तो पहली बिंदु की अगर बात करें तो दर्पण के सामने वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखेंगे, ताकि जो किरणें रहेंगी वो हमेशा बाईं तरफ से दर्पण पर दाईं ओर जाती हुई दाईं ओर जाके दर्पण पर आपतित होंगी। अब पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, पहला वस्तु को रखने वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, जब भी हम लोग दूरियों को नापेंगे हमेशा दूरियों को ध्रुव से मापा जाएगा। कहां से? ध्रुव से, P से। वस्तु की दूरी को जब भी नापेंगे P से नापेंगे, ध्रुव से। अब इसके दाईं तरफ अगर बढ़े तो इधर x अक्ष धनात्मक होता है, तो इधर की चीजों को धनात्मक रखेंगे। x अक्ष पे अगर धनात्मक दिशा में चले, दाईं तरफ चले, तो जो भी चीजों को नापेंगे मापेंगे उन्हें लिखेंगे धनात्मक। अगर इस ध्रुव के बाएं तरफ चलते हैं तो जो दूरी होगी उसे लिखेंगे ऋणात्मक। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया कि दूरियों को लिखेंगे कैसे। तो दूरियों को ध्रुव से मापा जाएगा। अब इस ध्रुव से अगर मुख्य अक्ष पर ये धनात्मक दिशा में बढ़ रहा होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बढ़ रहा होगा, तो इसे लिखेंगे धनात्मक, और अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर बढ़ रहा होगा, नेगेटिव ऋणात्मक अक्ष की ओर बढ़ रहा होगा, तो इसे लिखेंगे ऋण साइन के साथ। अब चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट में अगर बात करें तो ये मुख्य अक्ष हो गया। अगर मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर हम दूरियां माप रहे हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर दूरियां माप रहे हैं, तो उसे लिखेंगे धनात्मक, और अगर मुख्य अक्ष के नीचे की ओर दूरियां माप रहे हैं तो उसे लिखा जाएगा ऋणात्मक। अब उसके बाद अगली बात करते हैं, वस्तु हमेशा बाईं ओर। ये चारों पॉइंट आपको याद रहनी चाहिए। ये चारों पॉइंट हो गया। अब उसके बाद जब वस्तु कहाँ रखी गई है, इस ध्रुव से, इस मूल बिंदु से बाईं तरफ वस्तु रखी गई है, तो बाईं तरफ वस्तु रखने से वस्तु को हमेशा ऋणात्मक चिन्ह से ही दर्शाया जाएगा। तो जो वस्तु की दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। इन चारों पॉइंट्स के बाद जो बात आती है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी। वस्तु की दूरी को ऋणात्मक लिया जाएगा क्योंकि ये इसके बाएं तरफ। एक चीज और अगर बात करें, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये इसका कहीं ना कहीं इधर फोकस होगा, मुख्य फोकस, और ये इधर कहीं वक्रता केंद्र होगा। तो अगर इस फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए इस मूल बिंदु मतलब ध्रुव से बाईं तरफ पड़ रहा है, और इधर की चीजों को अभी कहा गया कि ऋणात्मक लेंगे। तो जो ये अवतल दर्पण हो गया, इसकी फोकस दूरी होगी ऋणात्मक। तो ये बात है, अगर इसे पहले हम बताए होते कि तो इसे याद करना पड़ता, लेकिन अब आप समझ गए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये क्या है, ध्रुव से मुख्य बिंदु से ये बाईं तरफ पड़ रहा है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी रहेगी? ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी रहेगी? ऋणात्मक। दूसरा, उत्तल दर्पण की बात करें तो ये उत्तल दर्पण है, इसका फोकस इधर कहीं पड़ेगा, ये हो गया फोकस, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। तो इसके फोकस की बात करें तो ये अगर मूल बिंदु है, मुख्य बिंदु है, ओरिजिन है, तो इससे अगर देखें तो ये धनात्मक एक्स अक्ष की ओर जा रहा है। ऐसे बनाए तो ये एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में जा रहा है यहाँ से, तो ये क्या होगा, ये धनात्मक होगा। तो इसकी जो फोकस दूरी रहेगी, मतलब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक रहेगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। अगली हेडिंग है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसका निगमन नहीं कक्षा 10 में, तो इसे जैसा कहा है एज इट इज वैसा ही याद कर लीजिए। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, फॉर्मूला ऑफ मिरर। तो अब f है क्या इसमें? f जो है वो है फोकस दूरी। जैसे कोई दर्पण बना ले, या तो अवतल बना ले या उत्तल बना ले। चलिए अवतल दर्पण ही बना लेते हैं। अवतल दर्पण ये बन गया, इसका ये हो गया मुख्य अक्ष, इधर कोई रख दी गई वस्तु।
अगर ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रख दिया गया, तो फोकस और वक्रता केंद्र जब बन गए तो अब क्या होगा, अब इससे बनेगा प्रतिबिंब, तो यह हो गया वस्तु। और आप जानते हैं इससे प्रकाश की किरण जाएगी जो फोकस से होकर आएगी। दूसरा प्रकाश की किरण जो फोकस से जाएगी तो उसके बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और ये दोनों टकरा के यहाँ प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये वस्तु हो गया, ये हो गया इसका प्रतिबिंब, ऐसे ही बनता है। तो अगर प्रतिबिंब, ये वस्तु इधर है तो और प्रतिबिंब इधर बनेगा, वस्तु और पास रहेंगे तो प्रतिबिंब और दूर बनेगा। तो जितनी दूर वस्तु रखी हुई होगी, वस्तु की दूरी को u से प्रस्तुत किया जाएगा, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी अभी इससे पहले वाले पॉइंट में दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़े थे चिन्ह परिपाटी में कि जब भी वस्तु की दूरी मापेंगे इसके ध्रुव से मापा जाएगा। तो ध्रुव से माप रहे हैं कहाँ पर, यहाँ पर वस्तु बनी हुई है, तो इस वाली दूरी को, मतलब यहाँ से वस्तु से ध्रुव तक की दूरी को कहा जाएगा u। तो इसी को कहा गया u। u जो ये चीज दिख रही है ये क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो ये अगर दर्पण है तो दर्पण के सामने जितना दूर वस्तु रखेंगे उसे u से प्रस्तुत किया जाएगा, निरूपित किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरी बात आती है इसमें v क्या है, v जो है वो भी ध्रुव से ही है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, और जो v है वो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। तो जब वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी यही बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v से प्रस्तुत कर दिया गया। इस v से प्रस्तुत करने के बाद v जो हो गया वो हो गया ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। अगली बात, ये यहाँ से f ये क्या होता है, ध्रुव से फोकस या मुख्य फोकस की दूरी, वही कहलाती है फोकस दूरी। तो जो f फॉर्मूला में यूज है वो है फोकस दूरी। न्यूमेरिकल में इसका उपयोग होगा तो u जो भी है उसे क्या कहेंगे, वस्तु की दूरी कहाँ से, ध्रुव से। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से, ध्रुव से, और f जो है वो फोकस दूरी रहेगा। अगली हेडिंग है गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन क्या होता है, आवर्धन मतलब यह है कि प्रतिबिंब और प्रतिबिंब जो बन रहा है और वस्तु जो है उन दोनों का अनुपात क्या है, इसी को कहा जाता है आवर्धन। आवर्धन का यह भी मतलब है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से कितना गुना बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है, वस्तु के आधा बन रहा है, या वस्तु की ऊंचाई के आधा बन रहा है। तो इन सब चीजों को पता लगाना ही आवर्धन है। तो आवर्धन के लिए अगर बात करें तो जैसे ये अवतल दर्पण बना दिया गया, ये इसका मुख्य फोकस, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, कहीं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में किसी एक वस्तु को रख दिया गया। वस्तु को जब रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब, दूसरी हेडिंग में आप लोग पढ़े होंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। तो ये प्रकाश की किरण जा रही है जो परावर्तन के पश्चात फोकस से जा रही है, दूसरी वक्रता केंद्र से जा रही है जो अपने मार्ग पर वापस लौट आ रही है। इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है और छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा तो रेखीय आवर्धन जब भी ज्ञात करेंगे तो किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगा, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई हो गया, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई मतलब ये जो प्रतिबिंब बना है यही प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब इसे कह दिए इमेज आई, प्रतिबिंब की लंबाई। और ये है वस्तु, ऑब्जेक्ट, जिसे O कहेंगे। तो किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, तो ये हो गया प्रतिबिंब की लंबाई, तथा उस वस्तु की लंबाई, किस वस्तु की, जिसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को, तो ये वस्तु की लंबाई बना दी, वस्तु की लंबाई के अनुपात को, अनुपात मतलब इसे भाग दे दिए। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं।
तो एक बार फिर अगर कहें तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से निरूपित किया जाता है। किससे? स्मॉल m से। तो रेखीय आवर्धन m बराबर हो गया प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई किससे प्रस्तुत करते हैं? I से, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज है इसे I से, और वस्तु की लंबाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है इसे O से निरूपित करते हैं। तो फॉर्मूला लिखा जा सकता है m बराबर I/O, या फिर I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है, उसकी ऊंचाई है, इसे कहा जाता है हाइट ऑफ इमेज H_I, और ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? वस्तु की लंबाई, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसे ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। दूसरे टर्म्स में बात करें तो दूसरे टर्म्स में अगर बात करें तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, इन दोनों के हिसाब से भी रेखीय आवर्धन ज्ञात किया जा सकता है। अगर इसके लिए अगर ज्ञात करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है m बराबर, इसके लिए रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होगा? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। कहां से? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब ये, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तथा ध्रुव से वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। तो मतलब इसके लिए फॉर्मूला होता है -v/u। फिलहाल अभी याद कर लीजिए कैसे हुआ ये, इसे भी समझ सकते हैं कि ये वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के हिसाब से ये फॉर्मूला हो गया। तो इन सबको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो m बराबर हो जाएगा I/O, या ये भी लिख सकते हैं HI/HO, मतलब हाइट ऑफ इमेज, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। निगेटिव साइन ये लेंस के हिसाब से लिया गया। तो ये हो गया रेखीय आवर्धन का सूत्र गोलीय दर्पण के। रेखीय आवर्धन का सूत्र मिला m बराबर I/O, m बराबर I/O, जहां I है प्रतिबिंब की लंबाई और O है वस्तु की लंबाई। यदि I का मान O से, मतलब वस्तु से ज्यादा, मतलब प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है, तब m का मान अगर देखें तो m बराबर कितना होगा? I, ऊपर वाली वस्तु जो है वो अंश में वो ज्यादा हो गई, हर में कम हो गया मान, तो इसका मान m इज ग्रेटर देन 1, m का मान 1 से बढ़ जाएगा। कब? यदि I इज ग्रेटर देन O, तो m इज ग्रेटर देन 1। यदि दूसरी बात करें, यदि दूसरी बात है I और O, मतलब ये जो प्रतिबिंब है और ये जो वस्तु है दोनों आपस में बराबर हैं, तब क्या होगा? m बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि I का मान मान ला 5 सेंटीमीटर और O को भी मान लिया गया 5 सेंटीमीटर, 5 से 5 कैंसिल, m का मान हो गया 1। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, मतलब जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर बन रहा है। तीसरी बात, अगर I का मान O, मतलब ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई से प्रतिबिंब की लंबाई कम है, तब क्या होगा? m का मान, जैसे I का मान कम है और O का मान ज्यादा, मतलब I का मान 4 है और O का मान 5 है, तो 4/5 करें तो 5×8=40, दशमलव बढ़ा दिए, ये हो गया 0.8। तो m का मान कितना आया? m का मान 1 से कम आया, इसे लिखेंगे m इज लेस देन 1। ये तीनों स्थितियां, मतलब अगर प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो m का मान 1 से ज्यादा होगा, मतलब वो आवर्धित हो रहा है, आवर्धन 1 से ज्यादा है। अगर प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर हैं तो आवर्धन 1 होगा, और अगर प्रतिबिंब छोटा बन रहा है वस्तु से तो उसका आवर्धन भी 1 से कम होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला न्यूमेरिकल। तो हम लोगों के पास न्यूमेरिकल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण से 20 सेमी दूर पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दर्पण का सूत्र हम लोग समझ गए, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/u + 1/v। तो अगर सबसे पहले हम लोग किसी भी सवाल को करेंगे, यहीं से शुरू कर रहे हैं सवाल करना, तो सबसे पहले वो सब डेटा कलेक्ट करेंगे जो इसमें दिया गया है, सब आंकड़े रखते हैं, दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं इसका।
दिया गया है, क्या क्या दिया गया कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। तो दिया गया है, हम लोगों के पास डाटा पहले से है, क्या क्या फोकस दूरी 10 सेमी है, तो F बराबर है 10 सेंटीमीटर। इतनी बात मिली। पहला शब्द है इसका कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बना लेते हैं। अगर आप दर्पण बना के कोई न्यूमेरिकल हल करते हैं तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी एकदम खत्म हो जाएगी, कोई संभावना ही नहीं रहेगी गलत होने की। तो अब इसे हल करते हैं। ये बना लिया गया अवतल दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। अब इसका बनाते हैं फोकस, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहां से यहां तक ध्रुव हो गया, ये यहां से यहां तक की जो दूरी होती है उसे F से रिप्रेजेंट करते हैं, यही कहलाती है फोकस दूरी। तो ये अगर मूल बिंदु माने, कहा भी गया है इसे मूल बिंदु मानेंगे। इसके बाएं की चीजें रहेंगी ऋणात्मक, इसके इधर की सभी चीजें ऋणात्मक, इसके इधर की सभी चीजें धनात्मक, इसके ऊपर की सब चीजें धनात्मक, नीचे की सब चीजें ऋणात्मक। तो अगर ये इधर पड़ रहा है बाएं तरफ, मतलब ये रहेगा ऋणात्मक। F फोकस दूरी का मान हो गया -10 सेंटीमीटर दिया गया, तो इधर पड़ने की वजह से इसका मान रहेगा ऋणात्मक, दे दिया गया F बराबर -10 सेंटीमीटर। दूसरा, दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, तो ये हो गया दर्पण, दर्पण से यहाँ कितनी दूर वस्तु रखी गई है 20 सेमी, तो ये दूरी 10 सेमी है, ये यहां से यहां तक की पूरी दूरी 20 सेमी है, मतलब वक्रता केंद्र पर ही इसे रख दिया गया। तो U वस्तु की दूरी जो है वो दिया गया है 20 सेमी, और वस्तु भी किधर पड़ रही है, वस्तु भी बाईं तरफ पड़ रही है, इसका मान भी रहेगा ऋणात्मक। अब हम लोगों को पता है कौन सा सूत्र, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब हमें बताना है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब कितना दूर प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर वक्रता केंद्र वाले हम लोग तीसरी हेडिंग की बात करें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, तो तीसरी हेडिंग है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वक्रता केंद्र पर रहेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से जाएंगी। दूसरा, फोकस से जाने वाली किरणें वक्रता, फोकस से जो किरण जा रही है वो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के, जिसकी वजह से इसका प्रतिबिंब इधर ही बन जाएगा। तो यही प्रतिबिंब बनेगा, कितना दूर बनेगा, इसी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो ये जब वस्तु 20 सेमी दूर है तो 20 सेमी दूरी प्रतिबिंब बनेगा। ये तो चित्र से ही क्लियर हो गया, लेकिन लगाएंगे कैसे, दिया गया है बातें, F बराबर -10 सेमी, U बराबर -20 सेमी, इसी सूत्र में रख देते हैं, V का मान मिल जाएगा। तो 1/f, F का मान -10 बराबर 1/u, U का मान -20 प्लस 1/v। इस 20 वाले को इधर लेके आते हैं, तो 1/10, या इसे लिख दिए -1/10, और इसे -1/20 को अगर इधर लाए तो ये हो गया प्लस 1/20 बराबर ये हो गया 1/v। 20 और 10, 10 और 20 का दोनों का लस हो जाएगा 20, 10 का 20 में भाग दें तो 2 बार, 2 का ऊपर गुणा, ये हो गया -2, धन 20 का 20 में भाग दें 1, 1 का 1 में गुणा हो गया 1, बराबर ये हो गया 1/v। आगे हल करते हैं, आगे हल करें तो ये है -2 और धन 1, -2 में से 1 घट गया, कितना बचा, -1/20 बराबर 1/v। फिर ये गुणा भी करते हैं तो ये हो जाएगा v बराबर -20, या तिर्यक गुणा करें तो -v बराबर 20 हो जाएगा, या v बराबर लिख सकते हैं -20 सेमी। तो v मतलब क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, v बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर ये वस्तु रखी गई थी, 20 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बन गया। अब इस माइनस साइन का क्या मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा इस दर्पण के बाईं तरफ बनेगा।
तो कहेंगे कि जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो होगी सामने, दर्पण के सामने, और कितनी दूरी पर, 20 सेमी दूरी पर। बस यही इसकी स्थिति होगी। अगला सवाल करते हैं। हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं कि चित्र बना के डायग्राम, अगर किरण आरेख आप बना लेते हैं तो किसी भी क्वेश्चन के गलत होने की संभावना एकदम खत्म हो जाएगी। तो चित्र बना के समझ लीजिए, उसके बाद हल कर लीजिए, दोनों फिट बैठना चाहिए तो सवाल आपका सही है। अगला सवाल करते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, 15 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बताइए। सबसे पहले वही क्या क्या दिया गया लिखते हैं। तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण बना के भी हल कर सकते हैं, बनाने वाला काम बाद में करेंगे, फिलहाल ऐसे ही हल कर लेते हैं न्यूमेरिकल। तो एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण इस प्रकार से बन गया। तो वक्रता त्रिज्या इसकी 20 सेमी है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या को r से निरूपित करते हैं। r बराबर दिया गया 20 सेमी। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है ऋणात्मक। इसके पहले क्लास में आपने देखा, या यहां से भी देख सकते हैं। वक्रता त्रिज्या इसका इधर ही पड़ेगा। तो वक्रता त्रिज्या ये केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, और इसका मान दिया गया कितना, 20। तो इसी का आधा होता है फोकस। तो फोकस दूरी f बराबर हो जाएगा 10। तो वक्रता त्रिज्या जो होगी वो होगी ऋणात्मक, क्योंकि ये ध्रुव के बाईं तरफ पड़ रही है। इधर की चीजें ऋणात्मक लेते हैं तो 20 को भी क्या लेंगे, ऋणात्मक। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर हो गया -20 सेंटीमीटर। तो अब फोकस दूरी की बात करें तो सूत्र जानते हैं, f बराबर होता है r/2। वहां से भी कर सकते हैं, यहाँ से वक्रता त्रिज्या का ठीक आधा होगा फोकस दूरी। तो f बराबर r/2, r का मान हो गया -20/2 बराबर हो गया ये -10 सेमी। तो फोकस दूरी का मान आ गया -10 सेमी। बताना है हमें प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v बराबर हमें ज्ञात करना। हमें पता है, हम जानते हैं दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो 1/f, f का मान रखें, f का मान कितना आ गया, -10 बराबर 1/u, u का मान वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी के लिए, हाँ वस्तु की दूरी के लिए अब एक और बात छूट रही थी कि 15 सेमी दूर रखी वस्तु। तो 15 सेमी अगर दूर रखी वस्तु है तो वस्तु की दूरी प्रतिबिंब से कितनी है, 15 सेमी। 15 सेमी। और अगर इधर की ओर देखा जाए तो ये 10 है, ये पूरा 20 है, तो यहाँ 15 कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा। तो 15 सेमी दूर ये वस्तु रख दी गई, ये हो गया वस्तु। वस्तु भी बाईं तरफ रखना है, और बाईं तरफ की चीजें लेते हैं ऋणात्मक। तो वस्तु की दूरी u बराबर हो जाएगा -15 सेमी। क्योंकि ये जितनी भी बातें, जितना भी डेटा दिया रहेगा हम लोग तुरंत इससे लिख लेंगे। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20, इस वजह से फोकस दूरी हो गया -10, फिर वस्तु की दूरी दिया गया -15, प्रतिबिंब की दूरी भी हमें ज्ञात करना है। दर्पण का सूत्र हो गया, लिख लिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब 1/f, f का मान हो गया -10 बराबर 1/u, u का मान -15 प्लस 1/v। अब इस वाले टर्म को इधर लेके आते हैं, इधर लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये ऋण रह गया, ऋण को ऊपर लिख लेते हैं, ये हो गया -1/10 प्लस ये इधर आया, ये हो गया 1/15 बराबर 1/v। अब इन दोनों का अगर लघुत्तम की बात करें तो 10 और 15 का लसा होता है 30। अब 10 का भाग 30 में दें तो 3 बार 3 का गुणा ऊपर करें, ये हो गया -3 धन 15 का भाग 30 में दें तो 15 दूनी 30, 2 का गुणा 1 में करें तो ये हो जाएगा 2 बराबर, फिर ये हो गया 1/v। आगे अगर बात करें इसकी, क्या लिखा जा सकता है, -3 में से 2 घट गया, तो 3 में से 2 घटेगा, बचेगा 1, ये हो गया -1/30 बराबर 1/v। त्रिज्या गुणा करें तो -v बराबर 30, तो v बराबर हो गया -30 से। ये हो गया इसका उत्तर
-30 सेमी मतलब 30 सेमी दूर प्रतिबिंब बनेगा। माइनस का मतलब है इस दर्पण के बाईं तरफ बनेगा। कैसे बनेगा हम लोग इससे भी समझ सकते हैं। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जाएगी वो परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से जाएगी, फोकस से ये चली गई। दूसरा अगर बात करें तो जो फोकस से किरणें जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो मुख्य अक्ष के अगर ये समांतर हो गई तो ये कहीं ना कहीं इससे जहां जाके टकराएगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो ये यहाँ आके टकरा रही है, तो ये प्रतिबिंब इसका बन रहा है उल्टा। तो ये 15 सेंटीमीटर था, तो ये कितना दूर बनेगा, 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब दूर बनेगा। अगला सवाल होमवर्क है जिसे आप घर पे से करके लाएंगे। इसके लिए क्या है कि केवल हम यहाँ पे सवाल लिख दे रहे हैं, अवतल दर्पण का ही सवाल है, केवल आपको डेटा पुट करना है, वैल्यू आप इसमें रख के इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि ये पता चले कि कितने लोग दिया गया होमवर्क कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। तो अगला सवाल इस पे आपको मिल जाएगा, उस सवाल को आप लोग अगला सवाल जो है उसे हल करके उसका कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आप भेजेंगे। ठीक है, फिर थैंक यू क्लास।